आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा तृतीय कर्नाटक का युद्ध, जिसे बांडीबास के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1756 से 1763 के मध्य चला। और इसका कारण था इस युद्ध का सप्तवर्षीय युद्ध, और इसमें संधि पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में हुई। आज हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। दरअसल 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो वहां क्षेत्रीय स्वायत्तताएं स्थापित होने लगी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने पर कामयाब नहीं हो सके। औरंगजेब के समय बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, लेकिन मुर्शीद कुली खां ने देखा कि मुगल सत्ता में आने वाला कोई राजा इतना शक्तिशाली नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र में स्वयं निर्णय लेने लगे। इसलिए इसे स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कहा जाता है, जो मुगलों से स्वतंत्र था, यानी कि स्वतंत्र बंगाल का शासक जो मुगलों से स्वतंत्र था। जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां है। कंपनी की शुरुआत बंगाल में 1651 ईस्वी में हुगली में शुरुआत हुई थी और वहीं पर अंग्रेजों ने कोठी लगाई थी। 1698 में अंग्रेजों को अजीमुन शान से 3 गांव की सूबेदारी मिलती है, जिसमें पहला गांव कालीकाता, दूसरा गोविंदपुरी और तीसरा सूतानाती है। और इसी कालीकाता गांव पर आज कलकत्ता नगर बसा है। इसकी स्थापना हुई और एक किले का निर्माण हुआ, जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं। अब केंद्रीय मुगल सत्ता में आते हैं फर्रुखसियार। हमने भारत में अंग्रेजों के आगमन में उस वीडियो में देखा था कि फर्रुखसियार ने इन्हें एक बीमारी से ग्रसित थे और इन्होंने सही होकर अंग्रेजों को व्यापार में कुछ रियायत दी थी। इन्होंने बंगाल में 3000 रुपये प्रति वार्षिक में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दी थी, और सूरत में 10,000 रुपये प्रति वार्षिक रुपये में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। मुगल सत्ता में आते हैं फर्रुखसियार। दरअसल फर्रुखसियार के दरबार में जॉन सरमन और हैमिल्टन सर्जन ख्वाजा सेहुर्द एक मिशन लेकर आते हैं, और उसी समय फर्रुखसियार एक बीमारी से ग्रसित थे जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। और जॉन सरमन और हैमिल्टन सर्जन ने की चिकित्सा से इन्हें ये सही हो गए, और इन्होंने फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बंगाल में रियायत दे दी, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। और इसे कहा था साहित्यकार ओम्स ने। ओम्स ने मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा था। फर्रुखसियार ने व्यापार करने में रियायत दी। इन्होंने कहा कि 3000 रुपये प्रति वार्षिक दो और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करो। इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये प्रति वार्षिक दो और सूरत में कर मुक्त व्यापार करो। इन्होंने मुंबई में अंग्रेजों की टकसालें थीं, जहां पर चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे।
इन्होंने उनको मान्यता दी, उन सिक्कों को मान्यता दी फर्रुखसियार ने। मुर्शिद कुली खां ने 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया और ढाका से मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ढाका से मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाने के बाद इसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया बंगाल का, और मुर्शिद कुली खान ने राजस्व कर वसूल करने के लिए एक पद्धति लागू की जिसे इजारा पद्धति कहते हैं, और इसने खालसा भूमि में बढ़ोतरी की। खालसा भूमि की आय बादशाह के सीधे राजकोष में जमा होती है, और 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बंगाल के नवाब बनते हैं शुजाउद्दीन, जो 1739 तक रहा। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद, जो इनकी 1727 में मृत्यु हो गई, इसके बाद बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन बनते हैं, जो 1739 तक रहते हैं। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन नवाब बनते हैं बंगाल के। शुजाउद्दीन जो 1739 तक रहते हैं, और इस समय दिल्ली की सत्ता में आते हैं मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसने बिहार को भी बंगाल में मिला दिया, और बिहार का दीवान था अलीवर्दी खां। ये एक योग्य व्यक्ति था। अलीवर्दी खां ने षड्यंत्र से, अब मुगल बंगाल में नवाब है सर्फदराज। सर्फदराज जो 1739 से 1740 तक रहते हैं, जिन्हें सर्फदराज कहते हैं। इनका नाम है सर्फदराज, जो 1739 से 40 तक मुगल की सत्ता पर रहते हैं, नवाब के पद पर। और अलीवर्दी खां जो कि बिहार में दीवान था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार को भी बंगाल में मिला दिया, और इसने इसका विरोध किया अलीवर्दी खां ने, और एक योग्य व्यक्ति था अलीवर्दी खां। ये कौन है? बिहार का दीवान, बिहार में दीवान के पद पर था, और अलीवर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था। अलीवर्दी खां ने षड्यंत्र से सर्फदराज की 1739-40 में हत्या करवा दी, जो कि बंगाल का नवाब था, और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। चूंकि अलीवर्दी खां गलत तरीके से बंगाल का नवाब बना, ये बंगाल का नवाब बना, इसने सर्फदराज की हत्या करवा दी 1739-40 ईस्वी में, और वहां बंगाल का नवाब बन गया। क्योंकि ये अलीवर्दी खां गलत तरीके से नवाब बना था, इसलिए इसने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए नजराना के रूप में पेश करता है, और मोहम्मद शाह रंगीला इसे बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। 1740 ईस्वी में हमने देखे 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, जिनमें एला सापल की संधि, पांडुचेरी या पुदुचेरी की संधि और पेरिस की संधि होती है। मुगल सत्ता कमजोर होने लगी और मराठा शक्तिशाली होने लगे, और मराठा पर आक्रमण कर देते हैं। मराठा बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं, और अलीवर्दी खां को हरा देते हैं, और मराठा अलीवर्दी खां पर चौथ, जो कि एक कर था, वो लगा देते हैं। ये पूरे राजस्व का 1/4 होता था, जो मराठाओं को देना होता था, जो 1/4 कर होता था, जो कि लगभग बंगाल का 1,20,000 था। अलीवर्दी खां को मराठा हरा देते हैं, और हराने के बाद मराठा क्या करते हैं? कर लगा देते हैं, जिसे कहा जाता है चौथ। चौथ एक कर है, और जिस राज्य पर यह लगता है या जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसे अपने राजस्व का
1/4 हिस्सा मराठों को देना होता था, और जो कि बंगाल का उस समय लगभग 1,20,000 होता था। अब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में। इसके बाद उत्तराधिकारी बनते हैं सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां के एक भी पुत्र नहीं थे, इनकी थी 3 पुत्रियां। अली वर्दी खां, इनकी 3 पुत्रियां हैं। एक है पुनिया में, और एक है ढाका में, और एक है पटना में। एक है पटना में और एक है ढाका में। पुनिया में जो दामाद है वो है शौकत जंग, और पटना में जो दामाद है इनके वो है सिराजुद्दौला। और ढाका में है घसीटी बेगम। तीनों में उत्तराधिकारी के विवाद है, और सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे हुए हैं जबरदस्ती। 1756 में अंग्रेज फोर्ट विलियम पर तोपें लगा रहे थे और उसे मजबूत कर रहे थे। सिराजुद्दौला आदेश देता है कि किलेबंदी ना की जाए फोर्ट विलियम की, और अंग्रेज मना कर देते हैं। तो 15 जून 1756 में 15 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं। पंद्रह जून 1756 में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं और अंग्रेजों को वहां से भगा देते हैं। सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को मानिक चंद को सौंपकर मुर्शिदाबाद वापस चला जाता है, और ये फोर्ट विलियम किसे सौंप देता है इनको, अंग्रेजों को हराकर? मानिक चंद को। मानिक चंद को सौंपकर वापस चला जाता है। मानिक चंद है प्रभारी, सिराजुद्दौला के प्रभारी है कामकाज के मानिक चंद। इनको सौंपकर वापस चला जाता है कहां पर? मुर्शिदाबाद। इनको सौंपकर कहां चला जाता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वापस चला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन कलकत्ता में सेना लेकर वापस आते हैं और फोर्ट विलियम को प्राप्त कर लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन कलकत्ता अपनी सेना लेकर वापस आते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं या उस पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। अब सिराजुद्दौला संधि करता है क्योंकि वो अभी अभी नवाब बना है, तो अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है, अंग्रेजों के साथ प्लस सिराजुद्दौला के साथ।
इसे कहा जाता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि करता है और इस संधि में उन्हें वापस दस्तक व व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है अंग्रेजों को। और हैवलॉक ने सभी जगह ये कहना शुरू कर दिया कि 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने 13x6 के कमरे में बंद कर दिया। 13x6 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें सभी लोग मारे गए और 23 लोग जिंदा बचे। और यह घटना 20 जून 1756 को हुई। 20 जून 1756 को हुई और इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अब होता है प्लासी का युद्ध। दरअसल अंग्रेजों का मकसद था कि सिराजुद्दौला की सभी जगह इमेज खराब की जाए। इसीलिए उन्होंने एक पहले नाटक रचा कि हैवलॉक सिराजुद्दौला ने देखो हमारे अंग्रेजों को 146 लोगों को में से मात्र 23 जिंदा बचे और सभी लोगों को मार दिया और या मरने के लिए छोड़ दिया एक बंद कमरे में जो 13x6 का था। 13x6 के कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया। अब देखेंगे हम प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध से पहले हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के पक्ष में कौन कौन है और ये अंग्रेजों के पक्ष में कौन कौन है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उससे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजों के पक्ष में मानिक चंद्र जो कि प्रभारी है। जैसे कि हमने बताया कि जब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया, क्योंकि अंग्रेज वहां पर किलेबंदी कर रहे थे, और जब इसके बाद वो मानिक चंद्र को जो कि प्रभारी है उसे सौंपकर मुर्शिदाबाद वापस चले जाते हैं, और अंग्रेज जब पुनः हमला करते हैं और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेते हैं, और इसमें मानिक चंद्र कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करता है और अंग्रेजों को फोर्ट विलियम पर कब्जा करने देता है। इसलिए मानिक चंद्र अंग्रेजों की तरफ हैं, जो कि सिराजुद्दौला के प्रभारी थे बंगाल के। अब हम देखेंगे जो कि जगत सेठ जो कि बैंकर हैं। जगत सेठ बैंकर हैं। एक है अमीर चंद्र जो व्यापारी हैं। अमीर चंद्र व्यापारी हैं। घसीटी बेगम जो हमने बताया कि ढाका में थी, ढाका की घसीटी बेगम, ये भी अंग्रेजों का साथ देती हैं। यानी कि घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी हैं, ये मौसी है। और मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति है। सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। ये कौन है? बंगाल का सेनापति है। और सेना का प्रमुख एक और है जिसका नाम है राम दुर्लभ। राम दुर्लभ ये सेना का नेतृत्व करने वाला है, सेना का प्रमुख है। अब हम अंग्रेजों के पक्ष में देखेंगे सिराजुद्दौला के पक्ष में कि कौन कौन है। सिराजुद्दौला के पक्ष में मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल अब आप देखो कि अंग्रेजों के पक्ष में कौन कौन है।
और सिराजुद्दौला के पक्ष में कौन कौन है, और जब ये युद्ध होगा तो इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार। अंतर साफ है कि इसमें अंग्रेजों की ही जीत होगी। और प्लासी के युद्ध का परिणाम ये निकला कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने पहले ही मीर जाफर से कहा था कि अगर हम युद्ध जीते और आप हमारा साथ दें तो हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ तो इसमें मीर जाफर ने सेना को कोई आदेश नहीं दिया। जो मीर मदान और मोहन लाल के नेतृत्व में ही सेना थी, सिर्फ उसने ही युद्ध किया और ये सारे खड़े देखते रह गए और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर के दरबार में एक रेजिडेंट रख दिया जिसका नाम है ल्यूक स्क्रैप्टन। मीर जाफर के दरबार में ल्यूक स्क्रैप्टन एक अंग्रेजी रेजिडेंट रख दिया और मीर जाफर से 24 परगना क्षेत्र हासिल कर लिया। ये 24 परगना क्षेत्र, यह एक फारसी मूल शब्द है। यह एक राजस्व इकाई के रूप में है और यह परगना में कोई मौजा होते हैं, यानी कि एक परगना में कई मौजे होते हैं जो एक या अधिक गांवों और आसपास के इलाकों से मिलकर बने होते हैं और इनकी सबसे छोटी इकाई राजस्व इकाई होती है। ये परगना क्षेत्र लिए और ऐसे 24 परगना क्षेत्र अंग्रेजों ने लिए मीर जाफर से, यानी कि अंग्रेजों ने बंगाल में 24 परगना क्षेत्र ले लिए। चौबीस परगना क्षेत्र ले लिए और 3 लाख रुपए का जो युद्ध में जो हर्जाना हुआ वो ले लिया। युद्ध का हर्जाना ले लिया। युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए अंग्रेजों ने ले लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में होता है, जिसमें त्रिगुट की सेना बनती है, जिसमें एक तरफ अंग्रेज होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं शाह आलम द्वितीय की सेना, शुजाउद्दीन की सेना जो कि अवध के नवाब हैं, और तीसरी मीर कासिम की सेना। और इन तीनों सेना के त्रिगुट को अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, जो 22 अक्टूबर 1764 की घटना है, जिसे बक्सर के युद्ध के रूप में जाना जाता है। और इसमें अंग्रेज विजय प्राप्त करते हैं और एक त्रिगुट सेना हार जाती है।